तो आप बोल रहे हो कि जीएनएम वालों को ना तो एक्सपीरियंस की जरूरत है ना उनको लैंग्वेज का कोई एग्जाम देना। नहीं, आप जिनको सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मानते हो क्या उनको पता है उस चीज के बारे में? हमें अच्छे से पता है कि कौन क्या कर रहा है और कौन कितने स्टूडेंट्स को मिसगाइड करके सिर्फ पैसे कमाने के लिए। इट्स अ बिजनेस, इट्स जस्ट अ बिजनेस, इट हैज नथिंग टू डू विद द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट। किसी भी कॉलेज में जाओगे जो इंटरनेशनली एजुकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, कनाडा में उनकी फीस 3 टाइम्स है। यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट या मान लो यहाँ पे कोई सिटीजन है, उसकी फीस 2000 है तो आपकी 6000 है। Hi guys, welcome back to the new episode of Clarity Corner with Goro Sejwal. Today we have a very special guest. She's from Canada and she have a very good insight about the Canadian nursing system. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम Clarity Corner with Goro Sejwal में हमेशा से ही कोशिश करते हैं कि रो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे, बिल्कुल क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हो और रियल एक्सपीरियंसेस हम यहाँ पे शेयर करते हैं. Let me introduce you to my special guest. Her name is Sarabjit Kaur and she will give you introduction in a more better way. थैंक यू सो मच गौरव फॉर हैविंग मी एंड हेलो आपकी सारी ऑडियंस को। एंड आई एम प्रीटी श्योर यू लाइक जस्ट लाइक यू एक्सप्लेन कि आप क्लैरिटी कॉर्नर है, तो यू आर प्रोवाइडिंग द क्लियर इंफॉर्मेशन टू द एनीबडी हु वांट्स टू बिकम ए रजिस्टर्ड नर्स इन द कंट्रीज। तो आई एम एन आरएन इन कनाडा और मुझे कनाडा में आरएन बने हुए 8-9 साल हो गए मुझे एज एन आरएन। लंबी जर्नी थी, सबको पता ही है कैनेडियन प्रोसेस कैसे होता है। तो with the questions, when you ask me questions, I can explain more. अगर हम नर्सिंग की बात कर ही रहे हैं तो क्या हमें ये भी पता चलेगा कि कनाडा में नर्स कैसे बन सकते हैं अगर कोई जीएनएम है या फिर बीएससी नर्सिंग है और कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्या लैंग्वेज बेसिकली। अगर मैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो यहाँ पे ओईटी आइल्स होता है। क्या आप हमें बता सकते हो कि कनाडा में कैसे क्या सिस्टम होता है डिप्लोमा के लिए या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए या फिर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो उन लोगों के लिए? सो डिप्लोमा नर्सेज के लिए मोस्टली जीएनएम मेजोरिटी हमारी इंडियन पॉपुलेशन ने डिप्लोमा नर्सेज करा है। तो डिप्लोमा नर्सेज के लिए क्या है कि अगर तो आपने डिप्लोमा पिछले 5 सालों में करा है तो आपके लिए इजियर ऑप्शंस अवेलेबल है। उसमें क्या है कि आपको लैंग्वेज नहीं चाहिए, आप बन सकते हो आरएन विदाउट लैंग्वेज। आपको एग्जाम की एलिजिबिलिटी मतलब पेपर लिखने की परमिशन मिल जाएगी। और विदाउट एक्सपीरियंस अगर नहीं भी है एक्सपीरियंस, वो 5 साल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बोल रहे हो कि जीएनएम वालों को ना तो एक्सपीरियंस की जरूरत है ना उनको लैंग्वेज का कोई एग्जाम देना कनाडा आने के लिए। नहीं, अगर 5 सालों में नर्सिंग करी हुई है Okay. मतलब अभी 2025 है तो जिसने भी 2020 और उसके बाद नर्सिंग करी है, जीएनएम होल्डर है, उनको दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। ना एक्सपीरियंस की जरूरत है ना लैंग्वेज की जरूरत है, आपको डायरेक्ट लाइसेंस मिल जाएगा। Okay. And what about the next process? सो एक जैसे मतलब आपके एक ही बोर्ड है ना, हमारे अलग अलग बोर्ड्स हैं एंड आई डोंट वांट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। तो आज भी वो बोर्ड का रास्ता ओपन है कि ये एक जैसे मान लो दिल्ली नर्सिंग काउंसिल ने कह दिया कि मेरे ये रूल है, आप मेरे पास डायरेक्टली आ जाओ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो वो अल्बर्टा एक नाम है प्रोविंस का, स्टेट का, जो कहता है कि अगर 5 साल में नर्सिंग करी है, और उन्होंने ना 9 कंट्रीज के नाम निकाले थे। ओके। तो इंडिया से जीएनएम या बीएससी नर्सिंग वो उस कंट्री उसी में फॉल करती थी कैटेगरी में। एक्चुअली एक और भी स्टेट थी जिसने ऐसा कहा था पर वो उन्होंने बंद कर दिया। एंड आई एम नॉट श्योर आपके व्यूअर्स ने नाम सुना होगा उसका, नोवा स्कोशिया उसका नाम था, काफी उसकी हलचल थी। मैंने न्यूज में सुना था उसके बारे में। 20 जनवरी से 2025 से उन्होंने बंद कर दिया, पर अल्बर्टा ने अभी भी ओपन करके रखा है। पर ज्यादा लोग उसके लिए अप्लाई इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अगर आपकी नर्सिंग 5 सालों में नहीं है जीएनएम या बीएससी, तो लैंग्वेज मीट करने के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट है वो लोग। उनकी लैंग्वेज एकेडमिक आइल्स के 7 बैंड्स हैं। सो बेसिकली आपने बताया था कि लैंग्वेज का एग्जाम तो देना ही नहीं पड़ता या फिर वो बाद में देना पड़ता है? अगर 2020 और 25 के बीच में नर्सिंग करी है तो नहीं देना पड़ेगा। कोई प्रैक्टिस आवर्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बट अगर आपने मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने 2015, 12, 13 में नर्सिंग करी होगी, उनके लिए अलग से रूल्स लगते हैं। सो बेसिकली फ्रेशर्स के लिए अल्बर्टा भगवान की तरह है, वो जा सकते हैं अगर कनाडा में आरएन बनने का सपना है। सो ये तो हो गई जीएनएम वालों की बात। और अगर हम बीएससी वालों के लिए बात करते हैं तो मेरे ख्याल से जब जीएनएम को अलाउ कर रहे हैं तो बीएससी वालों को तो अलाउ करेंगे। ओंटारियो अभी रूल्स चेंज करेगा 23 मार्च या अप्रैल 1 को। इनके रूल्स चेंज हो रहे हैं, किसी को एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ ओंटारियो कह रहा है कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग करी है तो मैं आपको लाइसेंस लेने दूंगा। पर अगर आपने बीएससी नर्सिंग नहीं करी है, जीएनएम वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ओंटारियो के लिए। बट मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि बंद हो गया, रास्ते बहुत हैं। बट आपको
जैसे आपका ये चैनल है ना गौरव, बहुत लोग आपको देख रहे हैं, आपको सिर्फ वो सही मेंटोर ढूंढना है जिसको ये चीजें पता है। जैसे सरबजीत ने बताया कि लूप होल्स होते हैं, यू जस्ट नीड टू फाइंड द राइट पर्सन जिसको उन लूप होल्स का एटलीस्ट पता तो हो। आप जिनको सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मानते हो, क्या उनको पता है उस चीज के बारे में? एक और चीज है, जैसे ऑफ कोर्स हम लोग भी क्लासेस देते हैं, पर मैं एट द एंड ऑफ द डे यही कहती हूँ कि स्टूडेंट ही एग्जाम में बैठता है, प्रेशर स्टूडेंट ही झेलता है। तो ऑफ कोर्स हम लोग गाइडेंस जरूर देते हैं, हम लोग उनको पाथवे जरूर दिखाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे पेपर स्टूडेंट नहीं पास करा। तो अगर किसी के पास 500 बच्चे हैं तो 250 पास हो रहे हैं, अगर 200 है तो 100 हो रहा है, तो 100 है तो 50 हो रहा है। तो जो ये लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सेम ही है पैटर्न। एंड आई एम प्रीटी श्योर गौरव को पूरा अच्छे से पता है, और हमें अच्छे से पता है कि कौन क्या कर रहा है और कौन कितने स्टूडेंट्स को मिसगाइड करके सिर्फ पैसे कमाने के लिए। इट्स अ बिजनेस, it's just a business, it has nothing to do with the future of the student. आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि जैसे हम न्यूजीलैंड में, अगर मैं बात करूं स्पेशली न्यूजीलैंड में अगर मूव होते हैं, तो हमारे पास चाहे आपने नर्सिंग पिछले कितने भी टाइम में की हो, तो आपके पास लाइक सर्टेन नंबर्स ऑफ आवर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइक 1800 आवर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। आपने जीएनएम के लिए तो बताया कि पिछले 5 साल में नर्सिंग की है तो कोई दिक्कत नहीं है, और शायद बीएससी पे भी अप्लाई होता है वो रूल, वो भी अल्बर्टा से लेके मूव कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल कि वो मूव कर पाएंगे? देखो वो एक रास्ता है नर्सिंग को एंटर करने का, जैसे हमने कहा अल्बर्टा, अगर वही पिछले 5 साल में बीएससी जीएनएम आपने करी है, कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए, कोई प्रैक्टिस आवर्स नहीं चाहिए, आप सीधा अल्बर्टा की फाइल लगा के वो लाइसेंस आप कहीं भी मूव कर सकते हो। Okay. अब जब लाइसेंस आप मूव करते हो तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट जरूर होती है, पर ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। मान लो आपने टोरंटो में ही आना है, तो जब तक आप अल्बर्टा से टोरंटो में लाइसेंस मूव करते हो, और उसके लिए आपको फिजिकली कभी भी अल्बर्टा नहीं जाना पड़ता। Okay. ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। मतलब अल्बर्टा के आ रहे हैं, तो मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट जीएनएम नर्सेस जिन्होंने पता नहीं कितने कितने साल पहले नर्सिंग करी थी, क्योंकि अल्बर्टा का रूल अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो सब इंडिया में बैठे बैठे आरएन बने हैं, मूव बाद में करे हैं। जो मेरा क्वेश्चन था, लाइक 1800 आवर्स का जो न्यूजीलैंड में रिक्वायरमेंट होती है, सच वहां पे भी होती है? हमारे ना यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ आवर्स नहीं है, और हमारी ये नहीं है कि सिर्फ 1800 आवर्स है तो ठीक है सब कुछ। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ओंटारियो को छोड़ के, टोरंटो को छोड़ के, बाकी जितनी भी सारी प्रोविंसेस हैं, वो आपके पिछले 5 साल के ही प्रैक्टिस आवर्स पूछते हैं। नंबर ऑफ आवर्स नहीं मैटर करते इतना। हाँ, आवर्स मैटर करते जब आप जॉब में जाते हो, उससे आपको पे बम्प जरूर मिलता है, पर नर्सिंग के लिए लाइसेंस लेने के लिए एज सच नहीं है कि 1800 आवर्स होंगे तो आप कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ओके। और अगर मैं बात करूं जिन लोगों के पास ऑलरेडी मास्टर्स है इंडिया से, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? तो कनाडा का जो सिस्टम है, आपकी मास्टर्स तब तक वैलिड नहीं है जब तक आपके पास आरएन का लाइसेंस। ओके, सो बेसिकली सेम है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की तरह कि इंडिया की जो मास्टर्स है वो एज सच डायरेक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मीट नहीं करेगी। यू जस्ट हैव टू असेस योर डॉक्यूमेंट्स अगेन आफ्टर गेटिंग योर इनिशियल रजिस्ट्रेशन। अभी हम सिस्टम के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो सरबजीत, आप जब स्टार्टिंग में गए थे और जब आपका नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन आया था, तो आपको क्या डिफरेंस लगा? जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि आपने ऑलरेडी इंडिया में डॉक्टर्स के साथ काम किया है, और जब आपने कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम में स्टार्ट किया आपकी जॉब, तो उस टाइम पे आपको क्या डिफरेंस लगा? सबसे पहला डिफरेंस गौरव मुझे ये लगा कि लोग आपकी रिस्पेक्ट ही बड़ी करते हैं। तो पेशेंट्स, डॉक्टर्स और आपका ओपिनियन मैटर करता है, आपकी असेसमेंट्स बड़ी मैटर करती हैं। डॉक्टर आपको फोन करके ये पूछ रहा है कि हाँ जी आप बताओ आपको क्या लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो हमारे जैसे हम लोग पढ़ते तो सारे ही है, सबको पता हो जीएनएम चाहे बीएससी हो, कि जब हम डॉक्टर को फोन करते हैं, हमें थ्योरी अच्छे से पढ़ाई हुई है सबने कि एस बार फॉलो करना है, सिचुएशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये वो एक्चुअली में यहाँ पे जो रेकमेंडेशन का आर है, वो मैंने यहाँ पे आके देखा कि उस बंदे को जो मुझे फोन कर रहा है, उसको मेरी रेकमेंडेशन से फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे ये बात सेम टू सेम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी अप्लाई होती है। व्हेन आई वाज वर्किंग ओवर हियर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर मेरे से पूछता है कि पेशेंट को सो एंड सो प्रॉब्लम है, तो आप क्या रिकमेंड करते हो? तो सेम थिंग यहाँ पे भी है। मेरे ख्याल से जो वेस्टर्न कल्चर है, यहाँ पे नर्सेज की सच में रिस्पेक्ट है। रियली इट मैटर्स, बिकॉज जो चीजें मैंने सजेस्ट की डॉक्टर ने एज इट इज फॉलो की है, ऐसा नहीं है। और इंडिया में अगर मैं बात करूं, आई थिंक इंडिया में तो डॉक्टर्स नर्सेज को कुछ समझते ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि बस हम ही भगवान है। आप मेरे को ये बताओ कि
throughout your journey, who's your biggest inspiration? I have to think about it too. तो मैंने ना जब मैं कनाडा में आई थी तो मेरे को काफी अच्छे अच्छे लोग मिल गए थे मेंटोर्स, क्योंकि मैं स्टूडेंट आई थी तो मुझे लगता है सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो हमें अपने आप के लिए बनना पड़ता है. लाइक वी आर आवर ओन इंस्पिरेशन कि हमें क्या ग्रो करना है, हमें क्या करना है. बट मुझे फील्ड में भी काफी अच्छे अच्छे लोग मिले हैं. आई एम फ्रॉम ए जनरेशन जब सोशल मीडिया पीक पे नहीं था. अब मे बी लोगों के लिए इंस्पिरेशन, गौरव आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, है ना. तो मे बी अब चेंज हो जाएगी डेफिनेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड गेटिंग इंस्पायर्ड. एज सच तो मतलब मेरे को फील्ड में ही लोगों ने इंस्पायर करा जो काम करते थे हमारे साथ. बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नर्सिंग करना या फिर कनाडा आना बड़ा कॉस्टली है, तो इज इट सो? लाइक कनाडा आना सच में मुश्किल है? डिपेंड कर रहा है आप कौन से स्टेटस पे आ रहे हैं. अगर कोई कह रहा है मैंने स्टूडेंट आना है कनाडा, तो वो तो डेफिनेटली कॉस्टली है, क्योंकि स्टूडेंट की कॉलेज की एक साल की फीस 20,000 है. और जब स्टूडेंट जाते हैं ना कंसल्टेंट से बात करने, कंसल्टेंट ने आपको उस कोर्स में डालना है जिसमें उसको सबसे ज्यादा कमीशन मिल रहा है. कमीशन आना है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है कि आपके लिए कौन सोच रहा है. आपके लिए सबसे पहले तो आपको सोचना है. जब आप कंसल्टेंट के पास जाते हो, उसने कह दिया नहीं नहीं ये कोर्स ले लेते हैं, यू वुडंट बिलीव गौरव कितने लोगों से मैं बात करती हूँ जो नर्सेज हैं इंडिया से. 20-20 हजार डॉलर का एक कोर्स आता है. वो कोर्स लेकर आए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क, और मैं पूछती हूँ आप मतलब एक्सप्लेन मी दिस, क्योंकि कोर्सेज हैं अच्छे. ब्रिज टू कैनेडियन नर्सिंग प्रोग्राम्स है हमारे ही कॉनेस्टेगो कॉलेज में, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज जो यहाँ पे मैं टोरंटो की बात कर रही हूँ, काफी कॉलेजेस हैं. आपने देखो पैसे तो आपके लगने ही लगने हैं. किसी भी कॉलेज में जाओगे जो इंटरनेशनली एजुकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, आई डोंट नो अबाउट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कनाडा में उनकी फीस 3 टाइम्स है. यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट या मान लो यहाँ पे कोई सिटीजन है, उसकी फीस 2,000 है तो आपकी 6,000 है. और उन बंदों के पास घर है, आपके पास नहीं है, तो आपने रेंट भी पे करना है. गाड़ी नहीं है, बस पे जा रहे हैं. कनाडा का वेदर भी ऐसे ही है ना, विंटर्स आर वेरी हार्श. और मैं एक्चुअली विंटर में आई थी. तो आई फील हाँ एक्सपेंसिव डेफिनेटली है. वो एक्सपेंसिव की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो डिविएट हो जाते हैं अपने गोल से. तो वो क्या होता है कि जब तक आप अपने गोल पे पहुंचते हो ना, आपने बहुत एनर्जी, टाइम, रिसोर्सेज सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है उस चीज में. एट दैट टाइम इट डज feel like कि बड़ा expensive है. Thank you so much for telling us this crucial information. Now मेरा एक सवाल है आपसे. Do you have any regrets कि जिस सरबजीत से इंडिया में मिले थे और जो सरबजीत अभी कनाडा में इतनी फ्लोरिश कर रही है, कोई रिग्रेट है उसको? रिग्रेट्स नहीं है, मतलब ऐसे होता है कि जैसे फैमिली छूट गई है पीछे ना. मेरे पेरेंट्स अभी भी इंडिया में हैं, तो मतलब जैसे अगर आप इंडिया में रहते हो, चाहे मैं दिल्ली रहती हूँ और मेरे पेरेंट्स पंजाब है, तो मतलब 2 हफ्ते बाद जा सकते हैं. जब आप कनाडा में आके सेटल हो जाते हैं तो वो चीज आप डेफिनेटली मिस करते हो कि आप खुद ही अपना सपोर्ट सिस्टम हो. और मुझे लगता है स्पेशली लाइफ इज हार्ड, तो आपको अपना हार्ड चूज करना है कि कौन सा हार्ड चाहिए. या तो मैं नॉर्सेट वाला हार्ड लेकर पेपर पढ़ के यहाँ पे सेटल हो जाऊं, है ना, मेरी 1 लाख सैलरी लग जाएगी. यू हैव टू चूज योर हार्ड. डू यू वांट टू चूज द हार्ड ऑफ कनाडा? क्योंकि दोनों में लाइफ तो हार्ड के बाद ही अच्छी है. तो मेरे को रिग्रेट्स में सिर्फ ये लगता है कि डिस्टेंस मतलब बहुत दूर है पेरेंट्स से. बाकी करियर वाइज, प्रोफेशनल वाइज मुझे कोई रिग्रेट नहीं है. मुझे लगता है दिस वाज द बेस्ट मूव फॉर मी. और मेरे से अगर कोई पूछता है कि ओ यू नो कनाडा नहीं जाना चाहिए था, मेरे पेरेंट्स मुझे बार बार कहते हैं यू कुड हैव सक्सीडेड हियर टू, यू हैड द पोटेंशियल. और मैं उन्हें कहती हूँ कि या आई नो, बट हाउ वुड आई नो इफ आई डिडंट डू व्हाट आई एम डूइंग, है ना. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ, आपके व्यूअर्स को भी मैं यही कह रही हूँ, जब आपको लगे ना कि 80% मेरा डिसीजन सही है, कर दो. तो ना सोचो, क्योंकि 20% का तो किसी को भी नहीं पता ना. एंड मेरा एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं मेरे सभी गेस्ट से पूछता हूँ. आई थिंक यू विल टेल अस इन अ बिट मोर इफेक्टिव वे अबाउट दिस. तो हम नर्सेज है ना, फाइनेंस को लेके बहुत ही टेरेबल डिसीजंस बनाती है. लाइक हमें फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता, बट आपके केस में यू हैव वर्कड एवरीवेयर अपार्ट फ्रॉम नर्सिंग रोल्स, तो आप हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे. बट अबाउट योर, हाउ डिड यू मैनेज योर फाइनेंसेस एंड व्हाट आर द थिंकिंग इन्वेस्टिंग इन द कमिंग फ्यूचर? फाइनेंशियल एजुकेशन इज लैकिंग बिग टाइम, है ना. और स्पेशली बीइंग अ गर्ल, हमें तो मतलब घर वालों ने दिए एंड वी आर यूजिंग और सब कुछ. बट जब मैं कनाडा में आई थी तो देन यू डू रियलाइज कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आनी चाहिए. आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करते हो, तो आपकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज. अच्छा इतनी मेरी इनकम है, मेरी प्रायोरिटीज कौन कौन सी हैं एंड वेयर शुड आई इन्वेस्ट द मनी. एवरीबडी शुड बी इन्वेस्टिंग. आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करोगे, वो आपको ऑप्शंस देंगे. बट इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बी इन योर सेल्फ.
अगर आप मान लो मैं कह रही हूँ मैंने नर्स प्रैक्टिशनर करना है, तो इट इज गोना कॉस्ट मी अ लॉट ऑफ मनी. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट फंडिंग मेरी जॉब भी उसे सपोर्ट करेगी, एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट इज एन इन्वेस्टमेंट. वांट्स की जगह पे नीड्स बेस्ड होनी चाहिए कि आपकी नीड ऑफ द आवर क्या है. वांट्स तो कभी भी नहीं खत्म होएंगी. वांट्स की तो हम सबकी लिस्ट बहुत लंबी है. So thank you so much, Sarabjit, for all this crucial information. And now I would like to ask you one closing questions कि आपकी कोई advice हो for the upcoming nurses, या फिर जो अभी कनाडा में जो nurses है या फिर इंडिया में जो nurses आपको देख रही हैं. अगर आप खुद को अगर वहाँ पे देखते हो कि जिस टाइम पे आप पास आउट हुए थे, और उन नर्सेज को, उस सरबजीत को आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहो. अब मुझे लगता है मैं दूसरों को तो क्या कर सकती हूँ, बट मैं अपने आप को, अगर मैं यंगर सेल्फ को एडवाइस देना चाहूँ तो आई विल से कि आई विल डू मोर रिसर्च अबाउट थिंग्स. आई विल लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज. और सोशल मीडिया से तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना. सोशल मीडिया इज ऑल फेक. हम सब लोग, जैसे मैं अपने लिए भी ये एडवाइस है कि आप देखते हो किसी की हाईलाइट जो आती है, वो पता नहीं कितने चीजों को कट कटा के 100 फोटोज में से एक हाईलाइट निकली है. तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू समवन एल्सेस हाईलाइट कि मैंने तो किया नहीं है, किसी और ने कर लिया. यू हैव योर ओन पाथ, योर ओन जर्नी. सो फोकस ऑन योर जर्नी. अपने आप को कंपेयर करना चाहिए कि कल मैं यहाँ पे था, आज मैं यहाँ पे हूँ. हाउ मच एम आई प्रोग्रेसिंग. तो मुझे लगता है दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ योर सक्सेस. दैट इज माई एडवाइस टू माई सेल्फ. आज के जमाने में द बेस्ट एडवाइस इज कि आपको सोशल मीडिया पे अपना टाइम लिमिट करना है. पीपल थिंक सोशल मीडिया इज फॉर फ्री. हम लोग फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए पे नहीं कर रहे. यू आर पेइंग विद योर अटेंशन. आप अपना टाइम पे कर रहे हो उनको. सो दैट इज ऑल दैट मैटर्स. आई होप आप लोगों को ये जो सेशन है हमारा, ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर आप लोगों को सरबजीत से बात करनी है तो आई एम पिन डाउन हर सोशल मीडिया हैंडल्स. वहाँ पे क्लिक करके सरबजीत के साथ कनेक्ट हो सकते हो. अगर आपको कनाडा के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एंड आपको कनाडा के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप सरबजीत से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो और आप वहां पे आराम से उनसे बात भी कर सकते हो. आपको पता भी चल गया होगा इतनी देर कन्वर्सेशन देख के हाउ पोलाइट शी इज, एंड उनका जो बैकग्राउंड है वो भी आपको पता चल गया. एंड शी नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स. अगर आपका सपना है कि कनाडा मूव होना है तो शी विल प्रोवाइड यू द राइट पाथवे. यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, ना मुझे ना सरबजीत को. जस्ट डू यू रिसर्च. ओके, अपनी खुद की थोड़ी सी रिसर्च करो. ना हमें ब्लाइंडली फॉलो करो, ना किसी और को ब्लाइंडली फॉलो करो. और उसके बाद अपना खुद का डिसीजन बनाओ कि आपको किसके साथ जाना है. Thank you so much, Gaurav. I really appreciate it. It was a lot of fun, and I hope your audience has learned something during this conversation, and it has helped them to look at things from a different perspective. So thank you for listening to us. Whoever has listened up till the end, thank you so much for staying. तो भाई इसी के साथ अपना ख्याल रखो और अपनों का ख्याल रखो. मिलते हैं आप लोगों को इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए राम राम.